हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने सिलेबस की श्रृंखला में अपना पाठ चल रहा है क्लास 10th का केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में हमने संसद के बारे में पढ़ा, फिर संसद के पाठ राज्यसभा के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो लोकसभा के बारे में पढ़ा था वो लोकसभा के अन्य नाम पढ़े थे, और अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 82। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 82। अब अनुच्छेद 82 के अंदर क्या है देखिए। अनुच्छेद 82 के अंदर है लोकसभा के निर्वाचन जो क्षेत्र हैं, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है जहां से निर्वाचित होंगे, उसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। और इसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं, क्या हैं? सदस्य। उन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख है। कि कोई सदस्य कहां से चुन करके जाएगा, कोई कहां से चुन करके जाएगा, तो उनके लिए जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, किस प्रकार से इनका परिसीमन वगैरह होगा, इन बातों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 82 के अंदर है। ध्यान में रखना, 10th क्लास का जो पेपर है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है, तो अब विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसका आधार क्या होगा? ये निर्वाचन क्षेत्र का आधार क्या माना गया है? तो इसका आधार माना गया है वो जनसंख्या माना गया है। क्या माना गया है? जनसंख्या को आधार माना गया है, और साथ में क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल। समझ में आ गई कि अनुच्छेद 82 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख है, और निर्वाचन क्षेत्र है वो आधार क्या माने गए हैं? ये दो आधार माने गए हैं, एक तो जनसंख्या को आधार माना गया है और एक क्षेत्रफल को, कि कितना क्षेत्रफल पर और क्षेत्रफल की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र पर, जिस जनसंख्या पर वहां एक प्रतिनिधि का क्या होगा? चुनाव होगा। जनता उसको क्या करेगी? डायरेक्ट मत करेगी, वोट डालेगी, और वो उस लोकसभा क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन में जाएगा, और फिर वहां जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को वह या जनता से वहां से उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्या करेगा? सदन में उठाएगा। तो एक तरीके से ये जनसंख्या और क्षेत्रफल है वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन का आधार माना गया है। अब देखिए, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। 84वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 के अंदर। कब किया गया था? 2001 में। 2001 में किसके समय? तो आपको पता उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? भाई प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एनडीए की गवर्नमेंट थी। 1998 से 2004 तक एनडीए की गवर्नमेंट रही थी और वाजपेयी ने नेतृत्व किया था। तो ये 84वां संविधान लेकर के आई थी एनडीए सरकार, और इस 84वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था देखिए। इसके अंदर था कि निर्वाचन क्षेत्रों को तय करते समय जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या को माना है। यानी जब जनसंख्या यानी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों का आधार
कि निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर डिसाइड किए जाएंगे, इसका आधार क्या माना गया 84वें संविधान संशोधन के बाद। ध्यान देना इस बात के लिए कि इसका आधार क्या माना गया, कि आधार वर्ष कौन सा माना गया 1971 की जनसंख्या को क्या माना गया, आधार माना गया। कि 1971 के अंदर जो जनसंख्या थी उसी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, आधार माना जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए जाएंगे। शर्त क्या थी 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या। ध्यान में रखना इस बात को, यानी 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष माना गया और बाद में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 2026, यानी 2026 तक लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो आधार जो जनसंख्या को माना गया है वो जनसंख्या ही 1971 को आधार माना जाएगा। ये नहीं कि 2011 की जनसंख्या को आधार मान के इनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, नहीं। जब भी इनके क्षेत्र में बढ़ाना है तो उसमें जनसंख्या का आधार वर्ष होगा, वो आधार वर्ष क्या होगा 1971 ही होगा। इतनी बातें ध्यान में रखना। ये बात कही गई थी 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था 2001 के अंदर। क्लियर। अब देखिए इन निर्वाचन जो क्षेत्र हैं, इन निर्वाचन क्षेत्र जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। किसका? परिसीमन आयोग का गठन किया। भाई परिसीमन का मतलब होता है इनकी जनसंख्या क्षेत्रफल में कमी या बढ़ोतरी करना और नए जो क्षेत्र हैं उनको शामिल करना। परिसीमन का मतलब यही होता, बदलाव बोल सकते हैं इसको। तो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, समझ गए ना, किसके लिए? निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने के लिए। समझ गए इतनी बात को? आज तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए आज तक भारत में? 4 किए गए हैं। 1952 में पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? 1952 में। समझ गए ना? पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? 1952 में। दूसरा कब किया गया? 1962 में। तीसरा परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? 1972 में। और चौथा परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? 2002 में। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना कि भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, लेकिन ध्यान रहे आधार क्या था? 1971 को ही माना गया था। यदि इसमें बार बार सीटें बढ़ाई गई, कम की गई, किसी को सामान्यीकरण किया गया, तो इस प्रकार से 52, 62, 72 और 2002 में भारत में 4 बार परिसीमन आयोग परिसीमन किया गया। और इस परिसीमन आयोग के लिए, इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इतनी बातें समझ में आई। अब देखते हैं इससे आगे की बातें। निर्वाचन क्षेत्र देख लेते हैं। अब इसके सदस्य जो हैं उन सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। किसकी सदस्य संख्या, कि कहां पे कितने सदस्य हैं? देखिए लोकसभा के अंदर ध्यान से पढ़ते रहना, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। सदस्यों की
संख्या, अनुच्छेद 81 सदस्य संख्या। और ये सदस्य संख्या कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। कौन से में है? लोकसभा भी कौन से में है? अनुच्छेद 81 के अंदर। और भाग कौन से के अंदर है? 5 के अंदर है। तो अनुच्छेद 81 में क्या उल्लेख है? लोकसभा के सदस्य, यानी कौन से राज्य में कितने सदस्य हैं, सबसे अधिक सदस्य किस राज्य में, सबसे कम है किस राज्य के अंदर हैं। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं, यानी मैक्सिमम सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं अधिकतम सदस्य? 552 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा सदस्य, वर्तमान में सदस्य संख्या, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 प्लस 2 बराबर कितने हैं? 545। बताएंगे 543 सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य। 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। ये 2 सदस्य हैं, ये एंग्लो इंडियन है। दो सदस्य क्या हैं? एंग्लो इंडियन हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अंदर। समझ गए ना इतनी बात को? राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से, इन 543 में से राज्यों की से निर्वाचित सदस्य कितने हैं? राज्यों से 5 समझ गए ना कितने? और संघ शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य? 13 सदस्य। संघ शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और मनोनीत सदस्य कितने हैं? मनोनीत सदस्य वो हैं 2। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 245। तो ये पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो कितने आएंगे? 502 आ जाएंगे, 545 सदस्य। निर्वाचन कितने पे होता? 543 पर होता। मैक्सिमम सदस्य 552। समझ गए? नॉमिनेट सदस्य 2, यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित सदस्य 30। समझ गए ना इतनी बात को? तो ये इसके सदस्यों से संबंधित है। अधिकतम सदस्य देखिए, लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या 543 प्लस 2 कितने हैं? 545। आगे बात करते हैं सदस्य संख्या कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 के अंदर है। अब राज्यों में सर्वाधिक देखो, राज्यों में सर्वाधिक, तो राज्यों में आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि सर्वाधिक जो लोकसभा के सदस्य आए या राज्यसभा के सदस्य आए या एमएलसी के सदस्य आए, यूपी से। समझ गए ना? यूपी में लोकसभा के 80 सदस्य हैं। समझ गए? कितने? 80 सदस्य यूपी के अंदर किसके हैं? लोकसभा के हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं,
यानी लोकसभा के सदस्यों के हिसाब से दूसरा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा? महाराष्ट्र है, जहां से 48 लोकसभा के सदस्य हैं। पश्चिमी बंगाल से 42 सदस्य हैं, यानी वेस्ट बंगाल से कितने सदस्य हैं? 42। कितने हैं? 42 यानी 42। अगर बात करें हम हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा के सदस्य हैं वो कितने हैं? वो है 25। कितने हैं? 25। समझ में आई इतनी बात? शाबाश। अब देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेशों से जो 13 सदस्य चुन के आते हैं, उन 13 सदस्यों में दिल्ली से कितने हैं? 7 सांसद चुन करके लोकसभा में जाते हैं, और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अन्य प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य? प्रत्येक से एक सदस्य। तो इस प्रकार से जो आंकड़ा होता है ये पहुंच जाता है कितना? 543। ध्यान में रखना, सर्वाधिक लोकसभा के सदस्य कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48, वेस्ट बंगाल से 42, राजस्थान से 25, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से 7, और अन्य जो संघ शासित प्रदेश हो गए दिल्ली को छोड़ करके, उन सभी से कितने कितने सदस्य आते हैं? प्रत्येक से एक सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में कुल निर्वाचित सदस्य हुए वो कितने हो गए? 543। इतनी बात क्लियर हुई? किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं पालना दिमाग को, माइंड को स्थिर रखना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है, क्योंकि आपके भविष्य में काम आएंगे। ये नहीं कि आपका एक टारगेट है वो 10th ही है, नहीं। इससे पहले भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो वहाँ आपको इन्हें की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जरूरी का इनकी गहराई से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। एक नोट करने वाली बात है, देखिए अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 331। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 331 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 331 में इस बात का उल्लेख है कि अगर लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय को, यानी किसी आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, किसी आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। किसको? 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 331, वहां राज्यपाल एक राज्य के अंदर करेगा, वो तमाम राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। राज्यपाल के अनुच्छेद 333 के तहत क्या करता है? राज्य में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। ठीक है, यहाँ 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इतनी बात समझ में आई कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा के अंदर किसी आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति
2 अंगल भारतीयों को क्या कर सकता, लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता, उनके लिए मनोनीत कर सकता है। और आर्टिकल जो अनुच्छेद 333 है उसके तहत राज्य में राज्यपाल 1 अंगल भारतीय को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब देखते हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा में SC व ST जो शेड्यूल कास्ट है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके आरक्षण से संबंधित को किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में SC व ST को के आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है, ये देखिए अनुच्छेद 330 के अंदर, अनुच्छेद 330 कि किस प्रकार से इनका आरक्षण का बंटवारा किया गया है, आरक्षण का आधार क्या होगा, इनके ऊपर देखिए। तो लोकसभा के अंदर जो 16वीं 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अंदर SC के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो 84 हैं और ST के लिए कितनी सीटें हैं, 47। यानी 84 जो सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति के होंगे, वो लोकसभा में जाएंगे, वो रिजर्व होंगे, वो सीटें रिजर्व हैं, वहां पे SC के अलावा और किसी कैटेगरी का जो प्रतिनिधि है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 84 सांसद हैं वो SC के, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के, ST के 47 सदस्य लोकसभा में जाएंगे। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर SC की सीटें हैं वो कितनी है, 4 है और ST की कितनी है, 3 सीटें। समझ में आ गए ना कि राजस्थान में SC के लिए जो रिजर्व सीटें हैं यानी 4 जो विधायक हैं वो तो किसके जाएंगे, SC के जाएंगे। ST के कितने विधायक जाएंगे, 4 सांसद हैं वो SC के जाएंगे और 3 सांसद है वो किसके जाएंगे, ST के जाएंगे। समझ गए ना। राजस्थान में आंकड़ा कितना, 4 और 3, देश में कितना, 84 और 47 का आंकड़ा है। अब देखिए इनको रिपीट करते रहना। अनुच्छेद 331 के तहत 2 अंगल भारतीयों को मनोनीत करता राष्ट्रपति। लोकसभा में SC ST को आरक्षण इस प्रकार, अनुच्छेद 330 के तहत SC को 84, ST की 47। राजस्थान में SC की 4, ST की 3। तो इनको पढ़ना। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।